दोस्तों, इंडिया में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स के ढेरों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इनमें रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज यानी ऐसी प्रॉपर्टीज शामिल हैं जिनका इस्तेमाल प्राइमरी रेसिडेंस के लिए किया जाता है। ये सिंगल फैमिली होम्स, अपार्टमेंट्स और कॉन्डोमिनियम्स कुछ भी हो सकते हैं। ऐसे ही कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल बिजनेस पर्पस जैसे कि ऑफिस बिल्डिंग, रिटेल स्पेस और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज के लिए किया जाता है। जबकि लैंड में इन्वेस्टिंग का मतलब है किसी अनडेवलप्ड लैंड को खरीदकर अपने पास रखा जाए और फ्यूचर में डेवलपमेंट कर या इसे इम्प्रूव कर अच्छे प्रॉफिट पर बेच दिया जाए। ये तो बहुत मोटी मोटी बात हो गई। दरअसल हर तरह के रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में अपने अलग अलग रिस्क्स और रिवॉर्ड्स होते हैं, इसलिए ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि इसमें डिफरेंसेस क्या हैं और कौन सा ऑप्शन चुने जो आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स के लिए सबसे बेहतर हो। वैसे भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए कई फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है, जिनमें लोकेशन, डिमांड, पोटेंशियल फॉर एप्रिसिएशन और प्रॉपर्टी की ओवरऑल कंडीशन तक शामिल हैं। यहाँ हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादातर लोग अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसलिए ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहाँ उनका पैसा बिल्कुल सेफ रहे और रिस्क बिल्कुल कम हो। मार्केट का फंडा इससे अलग होता है। मार्केट का मानना है कि मोर रिस्क मोर गेन, यानी जिस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में रिस्क कम होगा उसमें प्रॉफिट भी कम होगा, जहाँ रिस्क ज्यादा होगा उसमें प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। हालांकि रियल एस्टेट वास्तव में मार्केट में ऐसे ऑप्शन में से है जिसमें थोड़े इन्वेस्टमेंट के साथ लो रिस्क के साथ भी अच्छा प्रॉफिट लिया जा सकता है। ऐसा ही एक ऑप्शन है रेसिडेंशियल रियल एस्टेट। ये एक ऐसा ऑप्शन है जो शायद रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सबसे ज्यादा जाना जाता है, पर शायद आपको ये नहीं पता होगा कि इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से रेसिडेंशियल रियल एस्टेट भी कई तरह के होते हैं। इनमें से एक है लॉन्ग टर्म रेंटल प्रॉपर्टी, यानी एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसे आप इसलिए खरीदते हैं कि उसे किराएदारों को किराए पर देकर पैसे कमाए जा सकें। ये प्रॉपर्टी किसी भी तरीके की हो सकती है। इसमें 4 यूनिट्स तक का कोई मल्टी फैमिली होम हो सकता है जिसमें एक साथ कई किराएदार रखे जा सकते हैं। तो सिंगल फैमिली होम भी ले सकते हैं जो कि किसी एक ही फैमिली को किराए पर दी जा सके। इसके साथ ही वेकेशन रेंटल प्रॉपर्टी भी रेसिडेंशियल रियल एस्टेट का एक ऑप्शन है, जिसमें आप किसी ऐसे एरिया में प्रॉपर्टी खरीदते हैं जो टूरिस्ट्स के बीच काफी पॉपुलर होता है। इस प्रॉपर्टी को आप विजिटर्स को किराए पर दे सकते हैं जो शॉर्ट पीरियड्स के लिए वहां रुकते हैं और घूम फिर कर लौट जाते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल आपको नैनीताल और इसके आसपास के कम फेमस टूरिस्ट प्लेस पर मिल जाएगा, जहां होटलों के बजाय टूरिस्ट लोगों के घरों में काफी कम किराया देकर रहते हैं। हालांकि इस तरह की प्रॉपर्टी की रेगुलर देखभाल की जरूरत होती है, क्योंकि किसी किराएदार के जाने के तुरंत बाद आपको अपनी प्रॉपर्टी की हालत सुधारनी होती है जिससे दूसरे किराएदार को दी जा सके। या यूं कहें कि इस प्रॉपर्टी की देखभाल कुछ होटल की तरह ही करनी पड़ती है, यानी किसी एक गेस्ट के जाने के बाद दूसरे गेस्ट के लिए रूम तैयार करना होता है। रेसिडेंशियल रियल एस्टेट का अगला ऑप्शन है फ्लिपिंग हाउसेज, यानी आप कोई घर खरीदते हैं, उसको रिपेयर कराकर अपग्रेड करते हैं और फिर बेच देते हैं। वैसे एक्सपर्ट्स फ्लिपिंग हाउसेज को काफी रिस्की मानते हैं, क्योंकि इसके लिए एक तो आपके पास काफी सारा पैसा होना चाहिए जिससे आप टाइम पर प्रॉपर्टी खरीद कर रिपेयर करा सकें। इसके बाद जल्द से जल्द इसे उस कीमत पर खरीदार की जरूरत होती है जिससे आपको प्रॉफिट मिल सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका पैसा फंस सकता है। ऐसे ही माइक्रो फ्लिपिंग का भी ऑप्शन होता है। ये एक तरह से हाउस फ्लिपिंग का ही दूसरा वर्जन है, पर इसमें आप कोई घर मौका देखकर मार्केट वैल्यू से कम पर खरीदते हैं और बिना कोई रिपेयर या चेंज किए ही जल्द से जल्द बेच देते हैं। इसमें प्रॉफिट कम होता है और रिस्क ज्यादा। साथ ही साथ इसके लिए भी आपके पास काफी सारा पैसा होना चाहिए। इसके बाद एक्सेसरी ड्वेलिंग यूनिट्स यानी ADUs भी रेसिडेंशियल रियल एस्टेट का एक ऑप्शन है। ADU में आपके अपने घर का वो एक्स्ट्रा लिविंग एरिया होता है जिसको आप किसी को किराए पर दे देते हैं। पेइंग गेस्ट इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। इसके अलावा बेसमेंट और शेड्स को भी रहने लायक बनाकर किराए पर देना भी ADUs का एग्जाम्पल है। ADU के लिए काफी कम पैसे की जरूरत होती है, क्योंकि इसमें किसी प्रॉपर्टी को अलग से मैनेज नहीं करना पड़ता और आप अपनी करंट प्रॉपर्टी से ही एक्स्ट्रा इनकम कर लेते हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का दूसरा ऑप्शन है कमर्शियल रियल एस्टेट, यानी ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना जो नॉन रेसिडेंशियल होती है। वेयर हाउसेज, ऑफिसेज और रिटेल स्टोर कमर्शियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स के एग्जाम्पल हैं। एक तरह से इन्वेस्टमेंट्स में आपको काफी एक्टिव रहने की जरूरत होती है और अपनी प्रॉपर्टी किसी बिजनेस के लिए रेंट पर देते हैं। इसमें भी आप रेंट के जरिए कमाई करते हैं, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू काफी बढ़ने पर उसे बेचकर भी इनकम कर सकते हैं।
इसके लिए सबसे जरूरी होता है कि आपकी प्रॉपर्टी ऐसे एरिया में हो जहां बिजनेस के लिए उसकी मांग हो। फिर सही एरिया में हो तो टाइम के साथ प्रॉपर्टी की कीमत वैसे भी बढ़ती है। अगर आप रेगुलर अपनी प्रॉपर्टी की देखभाल करते हैं तो सही टाइम देखकर उसे बेचकर अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हैं। हालांकि कमर्शियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में आपको केवल अपने किराएदार का ही ध्यान नहीं रखना होता, बल्कि पब्लिक का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए आपको इसके लिए प्रोफेशनल असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, जो आपकी प्रॉपर्टी को स्टैंडर्ड्स के मुताबिक रख सके और समस्याओं को हल कर सके। फिर रॉ लैंड भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन है, जिसमें आप बिना किसी बिल्डिंग, पाथ्स, क्रॉप्स के यानी कोई खाली पड़ी अनडेवलप्ड जमीन खरीदते हैं। ये वैसे तो काफी सस्ती पड़ती है, पर इसे खरीदने के बाद डेवलप करना पड़ता है और फिर दूसरी प्रॉपर्टी की तरह इसकी भी कीमत बढ़ जाती है। अगर आप कोई जमीन खरीद कर उसे डेवलप करना चाहते हैं तो लैंड लोन भी अपनी जरूरत के मुताबिक ले सकते हैं। दूसरे कई इन्वेस्टमेंट्स के मुकाबले रॉ लैंड को एक्वायर करना काफी आसान होता है, पर इसमें तुरंत अच्छा रिटर्न नहीं मिलता है। अगर आप कोई जमीन खरीद कर अपने पास रख लेते हैं और बिना डेवलप किए ही अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि आप कोई ऐसी जमीन खरीद रहे हो जो केवल एग्रीकल्चर के लिए ही हो तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि एग्रीकल्चर की जमीन को रेसिडेंशियल या कमर्शियल यूज में तब तक नहीं लिया जा सकता जब तक कि उसका लैंड यूज न बदलवा दिया जाए। इसके लिए आपको काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है और ये भी हो सकता है कि लैंड यूज चेंज ही ना हो। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का एक नया ऑप्शन है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी REIT। इसके जरिए आप कम पैसे को भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक ऐसी कंपनी होती है जिसके पास इनकम प्रोड्यूसिंग रियल एस्टेट पोर्टफोलियो होता है। कंपनी कई अलग अलग इन्वेस्टर्स से पैसे जुटाकर इन्वेस्ट करती है। इसमें इन्वेस्टर को उसी रेशियो में यूनिट मिलती है जो एक्सचेंज पर लिस्टेड होती है। इनकी खरीद बिक्री इक्विटी शेयर की खरीद बिक्री जैसी होती है। दरअसल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की तरह होता है, जिसका पैसा कई हिस्सों में बांटकर रियल एस्टेट में लगाया जाता है। इसकी 90% इनकम को इन्वेस्टर्स के बीच डिविडेंड के रूप में बांटा जाता है। खास बात तो ये है कि आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में एक यूनिट भी खरीद सकते हैं, यानी आपके पास जितना पैसा उतना इन्वेस्टमेंट। इस तरह के इन्वेस्टमेंट में जहां आप कम पैसों में भी कमाई शुरू कर सकते हैं, वहीं इसमें ये भी ध्यान रखना होता है कि अगर आप कम टाइम में ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं तो शायद REITs आपकी उतनी हेल्प नहीं कर पाए। REIT में आपका अपने इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा कंट्रोल नहीं होता और आपकी किसी तरह की प्रॉपर्टी नहीं होती जिसे आप मैनेज कर सकें या उस पर आप लोन ले सकें। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए एक और ऑप्शन है जिसे हम ऑनलाइन रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म के रूप में जानते हैं। ये उन लोगों के लिए होता है जो किसी बिगर कमर्शियल या रेसिडेंशियल डील में दूसरों के साथ मिलकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसे ही रियल एस्टेट क्राउड फंडिंग भी कहा जाता है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ऐसे इन्वेस्टर्स को कांटेक्ट करते हैं जो रियल एस्टेट डेवलपर्स के साथ मिलकर किसी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना चाहते हैं। इसका फायदा ये है कि आप किसी सिंगल प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट्स के पूरे पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसके लिए जगह की भी कोई सीमा नहीं होती है। हालांकि इसमें दिक्कतें भी होती हैं, जैसे कि लॉकअप पीरियड्स में लिक्विडेशन न हो पाए और इसके लिए मैनेजमेंट फीस भी चुकानी पड़ सकती है। मार्केट एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग के दूसरे तरीकों के मुकाबले क्राउड फंडिंग में ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि क्राउड फंडिंग का ऑप्शन अभी नया है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी क्राउड फंडिंग साइट्स पर अवेलेबल हों जिनके लिए ट्रेडिशनल तरीकों से फाइनेंस नहीं जुटाया जा सका हो। और जो सबसे बड़ी दिक्कत इस तरह के इन्वेस्टमेंट के साथ है वो ये है कि रियल एस्टेट क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स कई सालों के लिए इन्वेस्टर्स की मनी को लॉक कर देते हैं। दोस्तों, अब अगर आपने भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का मन बना लिया है तो जान लीजिए कि इतना आसान भी नहीं है। इसमें रिस्क तो होता ही है, कई सावधानियां भी बरतने की जरूरत होती हैं और रिसर्च करनी पड़ती हैं। दोस्तों, किसी भी जगह पर पैसे लगाने से पहले उसके बारे में पूरी तरह से जान लेना चाहिए। यही बात रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पर भी लागू होती है। कोई भी फैसला करने से पहले रियल एस्टेट मार्केट के बारे में पूरी जानकारी कर लेनी चाहिए। इसके साथ ही प्रॉपर्टी की कीमत, मांग और सप्लाई के पैटर्न और ट्रेंड्स को भी समझना बहुत जरूरी होता है। सीधे सीधे बिना सोचे समझे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर कहीं भी अपना पैसा फंसा देना समझदारी का काम बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। इसलिए एक्सपर्ट्स इस बात पर काफी जोर देते हैं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट से पहले
कई बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि प्रॉपर्टी की लोकेशन के बारे में रिसर्च जरूर करनी चाहिए, जिसके कारण प्रॉफिट हो सकता है। जैसे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन के लिए एमिनिटीज, ग्रीन स्पेस, सीनिक व्यूज और नेबरहुड के स्टेटस जैसे फैक्टर को प्रोमिनेंटली ध्यान में रखना चाहिए। वहीं कमर्शियल प्रॉपर्टी वैल्यूएशन में मार्केट से नजदीकी, वेयर हाउसेज, ट्रांसपोर्ट, फ्रीवेज और टैक्स एग्जम्पशन जैसे फैक्टर्स एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। ऐसे में लोकेशन चुनने का सबसे आसान तरीका यही है कि हम जिस प्रॉपर्टी को चुन रहे हैं वहां मिड से लॉन्ग टर्म में किस तरह के बदलाव होंगे और किस तरह का डेवलपमेंट होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आज किसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग के पीछे कोई पीसफुल खाली जगह पड़ी है, पर किसी दिन उस पर कोई नॉइजी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तैयार हो जाए तो इस रेजिडेंशियल बिल्डिंग की वैल्यू तो बढ़ने की बजाय घट जाएगी। इसलिए इस बात को ध्यान से देखना चाहिए कि जहां आप इन्वेस्ट करने के लिए प्लान कर रहे हैं उसकी ओनरशिप कैसी है और वो आसपास के एरियाज के इस्तेमाल के बारे में क्या सोचता है। इन सब के बारे में जानने के लिए हम संबंधित टाउन हॉल या दूसरी पब्लिक एजेंसी से कांटेक्ट कर सकते हैं जिसके पास जोनिंग और अर्बन प्लानिंग का जिम्मा हो। इससे पता चल जाएगा कि लॉन्ग टर्म एरिया प्लानिंग क्या है और इससे अंदाजा लगाया जा सकेगा कि वो जगह आपकी अपनी प्रॉपर्टी के लिए बनाए गए प्लान के हिसाब से कितना फेवरेबल या अनफेवरेबल है। इसके बाद प्रॉपर्टी की कंडीशन पर भी ध्यान देने की जरूरत होती है। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन्वेस्टर को इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जहां तक संभव हो उसे हाईएस्ट क्वालिटी वाली प्रॉपर्टी ही खरीदनी चाहिए। इसके लिए उस प्रॉपर्टी की लोकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अट्रैक्टिव ऑफर देखकर जल्दबाजी में कोई भी कदम उठाने से नुकसान होने के हाई चांसेस रहते हैं। इसलिए किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट से पहले सारे उतार चढ़ाव के बारे में पहले आराम से सोच लेना चाहिए। उसके बाद ही कोई एक्शन लेना फायदेमंद साबित होगा। इसी तरह इन्वेस्टमेंट से पहले ये भी देख लेना चाहिए कि आप जिस प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं उसका रेंट और उसकी सेलिंग प्राइस का एस्टिमेट इन्वेस्टमेंट पीरियड में क्या होगा और उससे कितना प्रॉफिट बनाया जा सकता है, क्योंकि अच्छे प्रॉफिट के लिए प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन काफी इम्पोर्टेंट होती है। और प्रॉपर्टी वैल्यूएशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि इसी हिसाब से आपकी फाइनेंसिंग होगी। इसी के आधार पर प्राइस की लिस्टिंग, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, इंश्योरेंस और टैक्सेशन सब कुछ होगा। ऐसे में पहले ही ये देख लीजिए कि जिस तरह की प्रॉपर्टीज में आप पैसे लगाने जा रहे हैं रिसेंट टाइम में उस तरह की प्रॉपर्टीज की सेल्स कैसी रही। ये भी ध्यान रखिए कि जगह की कीमत कितनी है और कंस्ट्रक्शन पर कितना खर्च आएगा, और ये भी कि अगर आप प्रॉपर्टीज को रेंट पर देना चाहें तो उसका कितना स्कोप है। एक्सपर्ट्स इस बात की सलाह देते हैं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते समय कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के बीच के टाइम पीरियड को ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि दोस्तों, आप हमेशा सही टाइम देखकर ही प्रॉपर्टी खरीदें और जब ये लगने लगे कि अब कुछ प्रॉफिट होगा तो उसी टाइम सेल कर दें। इसके साथ ही ये भी काफी इम्पोर्टेंट होता है कि हम टैक्स प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी रखें ताकि इन्वेस्टमेंट करते समय टैक्स बेनिफिट भी ले सकें। इसके बारे में और डिटेल में समझने के लिए आप कुकू एफएम का शो टैक्स बेनिफिट्स ऑन रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग सुन सकते हैं। दोस्तों, आपको लीगल फीस और ब्रोकरेज कमीशन को भी पहले से ध्यान में रखना चाहिए ताकि आप उनकी फीस के हिसाब से अपनी एडजस्टमेंट कर लें। ऐसे ही टाइम से पहले लोन रिपेइंग करने पर और प्री पेमेंट पेनल्टी के इफेक्ट को भी पहले से पता कर लेना चाहिए, जिससे इन सब में किसी तरह का पैसा न बेकार जाए और फिर हम उसी हिसाब से प्रॉपर्टी को खरीदें और बेचें। हमेशा याद रखिए कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए हमें ऐसी प्रॉपर्टी चुननी चाहिए जिसे खरीदने में तो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़े और बेचने पर या रेंट पर देने पर उससे अच्छा प्रॉफिट मिल सके, क्योंकि रियल एस्टेट में लो लिक्विडिटी और हाई वैल्यू इन्वेस्टमेंट होने के कारण अगर आपका पर्पस क्लियर नहीं है तो हो सकता है कि रिजल्ट आपकी उम्मीद के मुताबिक न हो। इससे फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की स्थिति पैदा हो सकती है, खासकर तब जब इन्वेस्टमेंट किसी भी तरह का लोन लेकर किया गया हो। इसलिए सबसे पहले तो इसी बात को क्लियर कर लेना चाहिए कि आपके इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या है। अगर आप खरीद कर खुद यूज करना चाहते हैं तो भी फायदे में ही रहेंगे, क्योंकि इससे एक तो आपके पास अपना घर होगा जिसमें किसी की रोक टोक नहीं होगी, फिर आपका रेंट बचेगा और प्रॉपर्टी का वैल्यू एप्रिसिएशन तो होगा ही। फिर बारी आती है खरीद कर लीज पर देना। इससे आपकी रेगुलर इनकम तो होगी ही और लॉन्ग टर्म वैल्यू एप्रिसिएशन भी मिलेगा। हालांकि लैंडलॉर्ड बनने के लिए एक अलग ही तरह का टेम्परामेंट होना चाहिए जिससे किसी भी तरह के पॉसिबल डिस्प्यूट्स और लीगल इश्यूज को हैंडल किया जा सके। फिर इसमें किराएदारों को मैनेज करना और रिपेयर वर्क भी शामिल होगा। इससे आगे बात होती है शॉर्ट टर्म के लिए कोई प्रॉपर्टी खरीद कर बेच देना। इससे जल्दी और स्मॉल से
मीडियम प्रॉफिट बनाया जा सकता है। और आमतौर पर इसके लिए होता है ये कि कोई अंडर कंस्ट्रक्शन टिपिकल प्रॉपर्टी देखी जाए और कंप्लीशन पर प्रॉफिट के साथ बेच दी जाए। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए खरीद कर रखना उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है जो किसी लॉन्ग टर्म गोल को इससे अचीव करना चाहते हैं। जैसे रिटायरमेंट के बाद अच्छी इनकम के लिए कोई प्रॉपर्टी खरीद कर रखी जा सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोन पर कोई प्रॉपर्टी खरीद कर इस तरह का कोई रिस्क लें, क्योंकि लोन्स आजकल जितने कन्वीनियंट होते हैं उनकी कीमत उतनी ही ज्यादा होती है। कहीं ऐसा ना हो कि आप फ्यूचर के लिए लोन लेकर उसकी किस्तें चुकाते हुए अपना आज न बर्बाद कर लें। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि लोन्स को हैंडल कैसे करना है और ज्यादा डेब्ट से बचें। फिर जब प्रॉपर्टी के सिलेक्शन की बात आती है तो सबसे पहले सवाल खड़ा होता है कि कौन सी खरीदें, न्यू कंस्ट्रक्शन या फिर एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी। दरअसल न्यू कंस्ट्रक्शन के लिए आमतौर पर अट्रैक्टिव प्राइसिंग का ऑफर होता है। इसमें कस्टमाइज करने का ऑप्शन होता है तो मॉडर्न एमिनिटीज भी होती हैं, पर इसके साथ रिस्क ये है कि कंस्ट्रक्शन में डिले हो सकता है, कीमतें बढ़ सकती हैं और न्यूली डेवलप्ड नेबरहुड के बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं। वहीं एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज में कन्वीनियंस, फास्टर एक्सेस, एस्टैब्लिश्ड इम्प्रूवमेंट्स और कई मामलों में तो कीमत भी कम होती है। इसलिए न्यू इन्वेस्टमेंट्स के लिए सिलेक्शन करते समय पास्ट प्रोजेक्ट का रिव्यू कर लें और कंस्ट्रक्शन कंपनी की रेपुटेशन के बारे में पूरी रिसर्च भी। एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज के मामले में प्रॉपर्टी डीड्स, रीसेंट सर्वेज और अप्रेजल रिपोर्ट्स का रिव्यू जरूर करें। साथ ही मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट्स, आउटस्टैंडिंग ड्यूज और टैक्सेस के बारे में भी जान लें। अगर लीज्ड प्रॉपर्टी में पैसे लगा रहे हैं तो पता कर लें कि वो रेंट कंट्रोल्ड है, रेंट स्टेबलाइज्ड या फिर फ्री मार्केट है। कहीं ऐसा ना हो कि लीज ही खत्म होने वाली हो। इसके लिए किसी रियल एस्टेट एजेंट या फिर ब्रोकर की हेल्प ली जा सकती है, जिसे लोकल मार्केट के बारे में सारी जानकारी होती है और वो आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटीज हासिल करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा सही प्रॉपर्टी चुनने के लिए करंट इवेंट्स और डेवलपमेंट्स पर भी ध्यान देना चाहिए जो रियल एस्टेट मार्केट पर असर कर सकते हैं। इसमें इकोनॉमी या फिर रेगुलेशन में बदलाव जैसे मुद्दे आते हैं जिन पर नजर रखने से फायदे वाली प्रॉपर्टी को चुना जा सकता है। साथ ही सही प्रॉपर्टी को चुनने के लिए कुछ टिप्स और स्ट्रैटेजी की भी जरूरत होती है जिनके बारे में हम अगले एपिसोड में जानने वाले हैं। दोस्तों, अब अगर आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो ये भी जान लीजिए कितना आसान नहीं है कि पैसों का इंतजाम किया और जाकर कोई भी प्रॉपर्टी खरीद ली। किसी भी दूसरे इन्वेस्टमेंट की तरह इसमें भी बहुत सारे रिस्क होते हैं। इनसे निपटने के लिए आपके पास सही स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। सबसे जरूरी तो यही है कि जब भी आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनाएं तो हमेशा सही प्रॉपर्टी ही चुनें और किसी भी झांसे में ना आए। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है सुपरटेक ट्विन टावर्स, जिसे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर 28 अगस्त 2022 को गिरा दिया गया। नोएडा के सेक्टर 93A में बने इन टावर्स को बनाने में ही 700 से 800 करोड़ रुपए लग गए थे और जब गिराने की बारी आई तो मात्र 10-12 सेकंड का टाइम लगा और इसके लिए 17.55 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। कुल मिलाकर बनाने और फिर गिराने दोनों में कंपनी को खर्च करना पड़ा और नतीजा जीरो रहा। इसलिए बिना किसी स्ट्रेटेजी के इस दिशा में आगे बढ़ना ही नहीं है, क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट को आपको टाइम टाइम पर जमीन से लेकर आसमान तक का लालच दिया जाता है। ध्यान यही रखना है कि ऐसे किसी ऑफर के झांसे में नहीं फंसना है, जबकि वो ज्यादा प्रॉफिटेबल और लुक्रेटिव होते हैं। फिर भी उनके फैंसी वर्ड्स में तो बिल्कुल भी नहीं आना है। इससे बचने का सबसे आसान सा तरीका है कि अपने प्लान पर मजबूती बनाए रखें। इधर उधर भटकते रहने की जगह किसी भी प्रॉपर्टी के सभी फायदे और नुकसान जान लें। इस बात पर फोकस करें कि क्या काम का है और क्या काम का नहीं है। कहने का मतलब है कि आपको किसी भी बहुत अट्रैक्ट करने वाले ऑफर में नहीं फंसना है। इसके लिए तो सबसे सही स्ट्रेटेजी यही है कि इस बात का ध्यान रखें कि आपको चाहिए क्या और क्या नहीं। यानी सबसे पहले अपनी जरूरत को पहचानें। एक बार आप डिसाइड कर लेते हैं कि प्रॉपर्टी खरीदनी है तो फिर आपका सर्च क्राइटेरिया भी तय कर लें। इसमें ध्यान रखें कि आपका नेबरहुड कैसा हो, कितने स्क्वायर फीट प्रॉपर्टी की जरूरत आपको है। अगर घर के लिए प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो ध्यान रखें कि आपको कितने बेडरूम्स की जरूरत है और इन सबसे बढ़कर बजट। इसके बाद कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपके एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरती है तो उसमें पैसे लगाना आपके लिए गुड डील हो सकती है। इसके लिए कम से कम 3 क्राइटेरिया का ध्यान रखें। पहला तो यही कि जो प्रॉपर्टी आपने सेलेक्ट की है उसकी प्राइस मार्केट प्राइस से कम होनी चाहिए, तभी आगे जाकर आपको प्रॉफिट होगा। दूसरा ये
कि उस प्रॉपर्टी की लोकेशन अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कम कीमत में आप किसी भी कोने में प्रॉपर्टी खरीद लें और फ्यूचर में उसका कोई इस्तेमाल ही ना कर पाएं। तीसरा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि प्रॉपर्टी अच्छी कंडीशन में हो, यानी किसी भी तरह का कोई बड़ा काम आपको न कराना पड़े और एक्सट्रीम सैनिटेशन प्रॉब्लम्स न हो। इन सबको ध्यान में रखते हुए उसी प्रॉपर्टी को चुनें जो आपके लिए सही हो, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करती हो और जिस मार्केट में आप काम कर रहे हैं उससे मैच करती हो। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें जो आपकी टाइमिंग, कमिटमेंट्स और आपके फाइनेंशियल के साथ मैच करती हो। यानी इन सारे पैरामीटर्स और अपनी एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस और कंफर्ट लेवल के हिसाब से कोई फैसला करें। यहाँ ये ध्यान रखें कि आपको अपनी कोई एक ही स्ट्रेटजी बनानी होगी। कई बार हमारा ध्यान भटकता है और हम कई चीजों में फंस जाते हैं, पर कभी भी कई स्ट्रेटजीज का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यहाँ ये भी जान लेना इम्पोर्टेंट होता है कि रियल एस्टेट मार्केट डर और ग्रीड पर चलता है। ऐसे में बहुत से इन्वेस्टर्स इनके आधार पर इमोशनल डिसीजंस ले लेते हैं। आपको इनसे हमेशा बचना चाहिए और जब भी आपको अपनी पसंद की मार्केट और स्ट्रेटजी मिल जाए उसको अडॉप्ट करके उसी के हिसाब से काम करिए। दोस्तों, ये हमेशा याद रखिए कि कभी भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में जल्दबाजी न करें और गुड नेगोशिएशन स्किल डेवलप करें। ऐसा ना हो कि किसी ने प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बताया और आपने उसे मान लिया, किसी ने आपको प्रॉपर्टी की कोई कीमत बताई और आप उसे देने के लिए तैयार हो गए। इससे पहले प्रॉपर्टी के बारे में सब कुछ जान लें, मार्केट के हिसाब से उसे कंपेयर करें और मार्केट प्राइस का भी जरूर पता कर लें, क्योंकि अगर आप रियल एस्टेट के जरिए जल्द से जल्द रिच बन जाना चाहते हैं तो एक्सपर्ट्स आपको यही सलाह देंगे कि मार्केट ऐसे काम नहीं करती है। इस मार्केट में काम करने के लिए आपके अंदर बहुत पेशेंस होना चाहिए, जिससे सीख सकें, एक्सपेरिमेंट करें और ज्यादा सीख सकें। इसके साथ ही साथ रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग में लीगल एस्पेक्ट्स का भी ध्यान रखना होता है, जिसके बारे में हम अगले एपिसोड में जानेंगे। दोस्तों, इंडिया में रियल एस्टेट लॉज के दो प्रकार हैं, स्टेट स्पेसिफिक लॉज और फेडरल लॉज। यानी स्टेट गवर्नमेंट्स इससे जुड़े कानून बनाती हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कुछ कानून लागू होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लैंड को स्टेट लिस्ट में रखा गया है, जबकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स को कॉन्करेंट लिस्ट में जगह मिली है। इसके कारण किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने और रजिस्ट्रेशन कराने का पर्पस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इंडिया में अब प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री को रेरा कंट्रोल करता है। रेरा यानी द रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 के जरिए रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ही किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट, मार्केटिंग और सेल पर नजर रखती है। रियल एस्टेट सेक्टर में कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कानून बनाया गया है। किसी भी तरह का डिस्प्यूट सामने आने पर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी और एपेलेट ट्रिब्यूनल के जरिए उसका सेटलमेंट किया जाता है। इसके साथ ही इसी कानून के तहत ये जरूरी हो जाता है कि रियल एस्टेट सेक्टर में किसी भी प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन कराया जाए। वैसे इंडियन रियल एस्टेट लॉ में लैंड रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था नहीं है। रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट उन डॉक्यूमेंट से जुड़ा होता है जिनके तहत टाइटल को बायर से सेलर को ट्रांसफर किया जाता है। जमीन से जुड़े किसी भी इंस्ट्रूमेंट और डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत रजिस्टर कराना होता है। वहीं द इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 के जरिए जमीन से जुड़ी स्टैंप ड्यूटी चुकानी होती है। इसके अलावा प्रॉपर्टी की बाइंग और सेलिंग में जिस कानून का इम्पोर्टेंट रोल है वो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। एज पर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कोई सेल किसी दिए गए प्राइस के बदले में ओनरशिप का ट्रांसफर है। टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में ट्रांसफर केवल रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स के जरिए हो सकता है, जैसा कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में बताया गया है। वहीं इस एक्ट के सेक्शन 55 के तहत बेचने वाले की ये ड्यूटी होती है कि वो खरीदने वाले को बताए कि प्रॉपर्टी या बेचने वाले के टाइटल में कोई मटेरियल डिफेक्ट तो नहीं है। इस बारे में गलत जानकारी देने पर खरीदने वाले के पास ये अधिकार होता है कि वो बेचने वाले से कंपनसेशन ले सके। दोस्तों, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी भी बायर को कई सारे पेपर्स चेक कर लेने चाहिए। इन्हीं डॉक्यूमेंट्स में शामिल होता है कंप्लीशन या ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। कंप्लीशन सर्टिफिकेट किसी प्रोजेक्ट के पूरा होने पर म्युनिसिपल अथॉरिटीज की ओर से जारी किया जाता है। बैंकों से लोन लेने, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर कनेक्शन के लिए भी इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है।
वहीं ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट को लोकल गवर्नमेंट एजेंसी की ओर से प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद ऑक्यूपेंसी के लिए फिट होने पर जारी किया जाता है। इसका मतलब ये है कि पूरा निर्माण एप्लीकेबल कोड्स के अनुसार किया जाता है। इसकी भी जरूरत बैंकों से लोन लेने, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर कनेक्शन के लिए पड़ती है। इन दोनों के अलावा बिल्डिंग प्लान भी बहुत जरूरी होता है। बिल्डिंग या साइट प्लान में किसी भी प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है, जिसमें हाउसिंग स्पेसेस और यूटिलिटीज का लेआउट होता है। इसके साथ ही इनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट उस सब रजिस्ट्रार के ऑफिस से मिलता है जहां प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होती है। इनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट यानी ईसी इस बात का एविडेंस होता है कि प्रॉपर्टी का पोजीशन किसके पास है। इसमें यह भी मेंशन होता है कि प्रॉपर्टी पर किसी तरह की मॉनेटरी और लीगल लायबिलिटीज नहीं है। यही नहीं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ और डॉक्यूमेंट्स पर ध्यान देना जरूरी है। इसमें अहम है प्रिपरेशन ऑफ द सेल डीड। यही मेन लीगल रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है और प्रूफ ऑफ सेल और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के प्रूफ के रूप में काम करता है। ये आमतौर पर खरीदने वाले के लॉयर की ओर से एक ग्रीन लीगल पेपर पर तैयार किया जाता है और डेट, प्लेस, फील्ड्स को स्टैंपिंग के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। किसी भी ऐसी डीड पर साइनिंग से पहले अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए, जिससे सभी लीगली बाइंडिंग की जानकारी मिल जाए। साथ ही साथ प्रॉपर्टी खरीदने वाले को स्टैंप ड्यूटी भी चुकानी होती है। इसके चार्जेस अलग अलग राज्यों में अलग अलग होते हैं। स्टैंप पेपर्स को किसी लाइसेंस्ड स्टैंप वेंडर्स के पास जाकर या फिर ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। पेमेंट होने के बाद बैंक एक रिसिप्ट जारी करता है और सेल डीड पर स्टैंप लगाता है, जिस पर लिखा होता है स्टैंप ड्यूटी रिसीव्ड। स्टैंप ड्यूटी का भुगतान होने के बाद डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन और एग्जीक्यूशन सब रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस के यहाँ होता है। रजिस्ट्रेशन की एक ओरिजिनल कॉपी हमेशा रजिस्ट्रार के पास रहती है और किसी भी तरह का डिस्प्यूट होने पर उसका सहारा लिया जा सकता है। यहाँ ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि इंडिया में रियल एस्टेट को पूरी तरह से ऑनलाइन रजिस्टर नहीं किया जा सकता है। दोनों पार्टियों की फिजिकल प्रेजेंस जरूरी होती है। सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में सेलर, परचेजर और 2 विटनेसेस की प्रेजेंस में ही प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होता है। स्टैम्प्ड डीड पर बायर, सेलर और विटनेसेस के साइन होने के बाद सेल डीड का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इसके बाद इस डॉक्यूमेंट को एक डिस्टिंक्ट नंबर असाइन किया जाता है और बायर को एक रिसिप्ट भी मिलती है। इसके बाद सेल डीड को सब रजिस्ट्रार के रीडर के पास वेरिफिकेशन के लिए पेश करना होता है। उस पर कितनी रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी ये वही लिख कर देता है। उसे कैशियर के पास जमा करने के बाद ही रिसिप्ट और डॉक्यूमेंट्स को सब रजिस्ट्रार के पास ले जाया जाता है। जब यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन खरीदने वाले के पास वापस पहुँच जाता है तो बेचने वाला प्रॉपर्टी का फिजिकल पोजीशन उसे दे देता है। इसके बाद टाइटल डीड्स का म्यूटेशन कराया जाता है। इन सब के लिए परचेजर, सेलर और विटनेसेस के आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट और 2-2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स की भी जरूरत पड़ती है। इस प्रोसेस में आसानी के लिए किसी रियल एस्टेट लॉयर से वैल्यूएबल गाइडेंस भी ली जा सकती है। वही लॉयर बाइंग और सेलिंग प्रोसेस में आपका रिप्रेजेंटेशन भी करेगा, जिससे आपको अपने इन्वेस्टमेंट के लीगल इम्प्लीकेशंस को समझने में आसानी होगी और आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सकेगा। दोस्तों, वैसे तो अब इंडिया में प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं रह गया है, पर ये एक ह्यूमन राइट जरूर है। 1978 में किए गए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद इसे आर्टिकल 300A में शामिल किया गया है। हालांकि किसी भी प्रॉपर्टी का ओनर बनने के साथ ही कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी जुड़ जाती हैं, जिनका ध्यान रखना होता है। सभी रेगुलेशंस या रेस्ट्रिक्शंस का पालन करना होता है। इसके अलावा इंडिया में रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग से जुड़े टैक्सेस और फीस का भी ख्याल रखना होता है। हम प्रॉपर्टी खरीदते वक्त स्टैंप ड्यूटी तो देते ही हैं, लेकिन बाद में प्रॉपर्टी टैक्स भी देना पड़ सकता है। इसलिए रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग में लीगल एस्पेक्ट्स को लेकर हमेशा सावधान रहना चाहिए। और दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं हो जाती है। रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग में फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को समझने की भी बहुत जरूरत होती है, जिसके बारे में हम अगले एपिसोड में जानने वाले हैं। दोस्तों, अब तक हम ये तो जान ही चुके हैं कि रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग में परचेज, ओनरशिप, मैनेजमेंट और प्रॉफिट के लिए रियल एस्टेट की बिक्री शामिल है। हम ये भी जान चुके हैं कि किस किस तरह से रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग की जा सकती है। इसमें रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज, कमर्शियल प्रॉपर्टीज और लैंड्स भी शामिल हैं।
इससे भी एक कदम आगे बढ़ते हुए रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग को रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी REIT के जरिए भी किया जा सकता है। इसे रियल एस्टेट में इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना कहा जाता है। सबसे राहत की बात तो ये है कि इसके लिए आपको भारी भरकम रकम की जरूरत भी नहीं होगी। वास्तव में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए काफी पैसे की जरूरत होती है, पर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी REIT के जरिए आप अपने पास उपलब्ध कम पैसे को भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी एक ऐसी कंपनी जिसके पास इनकम प्रोड्यूसिंग रियल एस्टेट पोर्टफोलियो होता है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट का अट्रैक्टिव ऑप्शन है। इसके जरिए कई अलग अलग इन्वेस्टर्स से कंपनी पैसे जुटाकर इन्वेस्ट करती है। इसमें इन्वेस्टर्स को उसी रेशियो में यूनिट मिलती है जो एक्सचेंज पर लिस्टेड होती है। इनकी खरीद बिक्री इक्विटी शेयर के जैसी ही होती है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की तरह होता है, जिसका पैसा कई हिस्सों में बांटकर रियल एस्टेट में लगाया जाता है। इसकी 90% इनकम को निवेशकों के बीच डिविडेंड के रूप में बांटा जाता है। इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में एक यूनिट भी खरीद सकते हैं, यानी आपके पास जितना पैसा उतना इन्वेस्टमेंट। अब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी कई तरह के होते हैं, जैसे इक्विटी, मॉर्टगेज और हाइब्रिड REIT। इन REIT को इस आधार पर क्लासिफाई किया जाता है कि कैसे शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। इनको ऐसे समझा जा सकता है कि कोई REIT पब्लिकली ट्रेडेड REIT, पब्लिक नॉन ट्रेडेड REIT और प्राइवेट REIT हो सकता है। दोस्तों, किसी भी कॉरपोरेशन को अपना REIT स्टेटस बनाए रखने के लिए अपने टैक्सेबल प्रॉफिट का 90% डिविडेंड्स को फॉर्म में देना होता है। ऐसा करने से REITs को कॉर्पोरेट इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है, जबकि किसी रेगुलर कंपनी को अपने प्रॉफिट में से टैक्स देना पड़ता है और इसके बाद वो डिसाइड करती है कि आफ्टर टैक्स प्रॉफिट को डिविडेंड्स के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करना है या नहीं करना है। यही नहीं, रेगुलर डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स की तरह ही रेगुलर इनकम की इच्छा रखने वाले स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए REITs सॉलिड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। ट्रेडिशनल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बजाय REITs में इन्वेस्ट करने वाले लोग नॉन रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट्स का हिस्सा होते हैं, जैसे कि मॉल्स या ऑफिस बिल्डिंग्स में उनका इन्वेस्टमेंट होता है, जिन्हें सीधे सीधे परचेज करना इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए शायद ही संभव हो। इससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि REITs हाईली लिक्विड होते हैं, क्योंकि ये एक्सचेंज ट्रेडेड ट्रस्ट होते हैं। सीधी और सरल भाषा में कहें तो इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए आपको रियल एस्टेट एजेंट की जरूरत भी नहीं होती है और ऑनलाइन ट्रांसफर से ही आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है। वास्तव में अगर ठीक से देखा जाए तो REITs रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ग्रुप का ही फॉर्मलाइज्ड वर्जन है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ग्रुप के बारे में हम आगे और भी जानेंगे, पर फिलहाल REITs के बारे में इतना और जान लीजिए कि जब भी आपको इसमें इन्वेस्ट करना हो तो आपको इक्विटी REITs और मॉर्गेज REITs के डिफरेंस को ध्यान में रखना होगा। इक्विटी REITs के पास बिल्डिंग्स का मालिकाना हक होता है, जबकि मॉर्गेज REITs केवल रियल एस्टेट को फाइनेंस करती हैं। ये दोनों ही रियल एस्टेट में एक्सपोजर को ऑफर तो करती ही हैं, पर इन दोनों के ही एक्सपोजर का नेचर अलग होता है। कोई भी इक्विटी REIT ज्यादा ट्रेडिशनल होती है, क्योंकि ये रियल एस्टेट में ओनरशिप को रिप्रेजेंट करती है, जबकि मॉर्गेज REITs का फोकस रियल एस्टेट मॉर्गेज फाइनेंसिंग से इनकम पर होता है। दोस्तों, इंडिविजुअल REIT के अलावा इन्वेस्टर्स के पास रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड्स और रियल एस्टेट एक्सचेंज ट्रेड फंड्स यानी EFT में इन्वेस्टमेंट्स का भी ऑप्शन होता है। म्यूचुअल फंड ऑफ फंड्स के पैसे एशिया पैसिफिक रीजन में REIT में इन्वेस्ट होता है। इसके पैसे अधिकतर सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया के रियल एस्टेट में लगाए जाते हैं। इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स को देश के बाहर भी REIT में इन्वेस्टमेंट का मौका मिलता है, जो ज्यादा डेवलप होता है। REIT की तरह रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का एक और तरीका है, जिसे हम फ्रैक्शनल रियल एस्टेट के नाम से जानते हैं। फ्रैक्शनल रियल एस्टेट और REIT में केवल इतना अंतर होता है कि फ्रैक्शनल रियल एस्टेट में कोई यूनिट एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं होती है और इसमें लिक्विडिटी की दिक्कत भी सामने आती है। हालांकि इसमें किसी प्रॉपर्टी को जानने का ज्यादा मौका मिलता है। दरअसल फ्रैक्शनल रियल एस्टेट में रियल एस्टेट बिजनेस या सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी कई इन्वेस्टर्स से लीगल पेपर्स के जरिए पैसे जुटाकर किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करती है। फ्रैक्शनल रियल एस्टेट को फ्रैक्शनल ओनरशिप के जरिए और ज्यादा आसानी से समझा जा सकता है। फ्रैक्शनल ओनरशिप इन्वेस्टमेंट की एक ऐसी अप्रोच है जिसमें किसी भी एसेट को कॉस्ट अलग अलग इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स के बीच बांट दी जाती है।
इन सभी शेयर होल्डर्स के बीच सभी तरह के बेनिफिट्स यानी इनकम शेयरिंग, रिड्यूस्ड रेट्स और यूजर्स राइट्स भी बंटे होते हैं। आमतौर पर इस टाइप के इन्वेस्टमेंट स्प्लिट का इस्तेमाल ज्यादा एक्सपेंसिव एसेट्स के लिए किया जाता है। दोस्तों, एक बात याद रखिए कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का कोई भी तरीका चुन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास सॉलिड इन्वेस्टमेंट प्लान जरूर होना चाहिए। और वो कैसे, आइए जानते हैं। दोस्तों, रियल एस्टेट में पैसे लगाने से पहले एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट प्लान जरूर बना लेना चाहिए। इसमें फाइनेंशियल गोल्स के साथ ही रिसर्चिंग और पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज की इवैल्यूएशन शामिल होती है। इन्वेस्टमेंट का पर्पस भी जरूर ध्यान में रखना चाहिए, यानी इन्वेस्टमेंट किस लिए किया जा रहा है ये क्लियर होना चाहिए। हम पैसे रेंटल इनकम के लिए लगा रहे हैं या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए। अगर इसका ध्यान रखेंगे तो प्रॉपर्टीज के सिलेक्शन में आसानी होगी, क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि रहने के लिए घर खरीदना अलग बात है, पर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना एकदम अलग। किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदकर ओन करना एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है जो सेटिस्फाइंग होने के साथ ही साथ फायदेमंद भी होती है। दरअसल रियल एस्टेट के ओनर्स के पास इस बात का लेवरेज होता है कि वो किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए टोटल कॉस्ट का कुछ हिस्सा शुरू में चुका दें और फिर बैलेंस अमाउंट इंटरेस्ट के साथ धीरे धीरे चुकाते रहें। ट्रेडिशनल मॉर्टगेज में आमतौर पर 20% से 25% तक डाउन पेमेंट की जरूरत होती है, पर कुछ मामलों में पूरी प्रॉपर्टी की कीमत का केवल 5% डाउन पेमेंट देकर उसे खरीदा जा सकता है। जहां तक रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की बात है, तो कोई भी एस्पायरिंग रियल एस्टेट ओनर किसी प्रॉपर्टी की कुल कीमत का कुछ हिस्सा चुकाकर बचे बैलेंस का भुगतान धीरे धीरे कर सकते हैं, जैसा कि पहले हम जान चुके हैं। वैसे दोस्तों, जिन लोगों के पास रियल एस्टेट वैल्यूएशन, मार्केटिंग और रेनोवेशन का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, उनके लिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए हाउस फ्लिपिंग एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हाउस फ्लिपिंग में एक तो कैपिटल की जरूरत होती है, इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर रिपेयर्स भी कराना पड़ सकता है। आम बोलचाल में इसे रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग का वाइल्ड साइड ऐसे ही नहीं कहा जाता है। रियल एस्टेट फ्लिपर्स उन लोगों से अलग होते हैं जो किसी प्रॉपर्टी को खरीदते हैं, फिर बेचते हैं या रेंट पर चढ़ा देते हैं। रियल एस्टेट फ्लिपर्स पहले तो अंडर वैल्यूड प्रॉपर्टीज पर नजर रखते हैं और मौका मिलते ही उन्हें खरीदकर 6 महीने से भी कम समय में प्रॉफिट के साथ बेच देते हैं। असली प्रॉपर्टी फ्लिपर्स वास्तव में कई बार प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने में कोई खर्च नहीं करते हैं। इस स्थिति में इस बात का ध्यान जरूर रखना होता है कि ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट किया जाए जहां प्रॉपर्टी को बिना किसी अल्टरेशन के बेचकर प्रॉफिट बनाया जा सके। ऐसे में अगर कोई फ्लिपर किसी प्रॉपर्टी को टाइम पर नहीं बेच पाता है तो ये उसके लिए घाटे की डील हो सकती है, क्योंकि उनके पास हाथ में इतना इनफ कैश तो होता नहीं है कि वो लंबे समय तक प्रॉपर्टी का मॉर्टगेज चुका सकें और इससे नुकसान हो सकता है। इन्हीं फ्लिपर में कुछ दूसरी तरह के होते हैं जो किसी प्रॉपर्टी को रीजनेबल प्राइस पर खरीदते हैं और उनके रेनोवेट करके कीमत बढ़ाते हैं। हालांकि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है और इसमें कोई भी इन्वेस्टर एक बार में 1 या 2 प्रॉपर्टीज को ही अफोर्ड कर पाता है। हाउस फ्लिपिंग को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इधर खरीदा और उधर बेचा। इसमें रियल एस्टेट फ्लिपर्स का कैपिटल कुछ ही समय के लिए फंसता है और जल्द ही रिटर्न मिलता है, पर इसके लिए सबसे जरूरी चीज है मार्केट की डीपर नॉलेज। इसके अलावा रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए एक और ऑप्शन है जिसे हम ऑनलाइन रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म्स के रूप में जानते हैं। ऑनलाइन रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स उन लोगों के लिए होता है जो किसी बिगर कमर्शियल या रेसिडेंशियल डील्स में दूसरों के साथ मिलकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इस तरह का इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म्स के जरिए ही किया जा सकता है, जिसे सामान्य भाषा में रियल एस्टेट क्राउड फंडिंग भी कहा जाता है। जाहिर है कि इसमें भी इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल की जरूरत होगी, पर एक फायदा ये होता है कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पूरे पैसे नहीं हैं, तो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वास्तव में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ऐसे इन्वेस्टर्स को कांटेक्ट करते हैं जो रियल एस्टेट डेवलपर्स के साथ मिलकर किसी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना चाहते हैं। ऐसे कई मामलों में आप बहुत कम पैसों से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। इसका फायदा ये है कि आप किसी सिंगल प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट्स के पूरे पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसके लिए जगह की भी कोई लिमिट नहीं होती है। यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिए आपको ज्योग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन की भी सहूलत मिलती है। हालांकि इसमें प्रॉब्लम भी होती है, जैसे कि ये हो सकता है कि आपको फंड की जरूरत हो पर लॉक्ड पीरियड के कारण आप अपने ही पैसे का इस्तेमाल न कर पाएं, क्योंकि उस दौरान लिक्विडेशन ही पॉसिबल न हो। इसके साथ ही साथ
इसके लिए आपको मैनेजमेंट फीस भी चुकानी पड़ सकती है। वैसे मार्केट के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग के दूसरे तरीकों के मुकाबले क्राउड फंडिंग ज्यादा रिस्की होता है। ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि रियल एस्टेट के लिए क्राउड फंडिंग का ऑप्शन अभी रिलेटिवली नया कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी क्राउड फंडिंग साइट्स पर अवेलेबल हों जिनके लिए ट्रेडिशनल तरीके से फाइनेंस नहीं जुटाया जा सका हो। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस तरह के इन्वेस्टमेंट के साथ है वो ये कि कई रियल एस्टेट क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स कई सालों के लिए इन्वेस्टर्स की मनी को लॉक्ड अप कर देते हैं और ये इलिक्विड हो जाती है। इसके बावजूद टॉप प्लेटफॉर्म्स ईयरली बेसिस पर 2% से 20% तक रिटर्न्स का दावा करते हैं। फिर भी एक्सपर्ट्स यही सलाह देते हैं कि काफी सोच विचार करके ही किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार लंबे टाइम के लिए आपकी मनी को लॉक्ड अप कर दिया गया तो हो सकता है कि आपको टाइम पर मिलने वाला रिटर्न ना हासिल हो और पूरी मनी एक ही जगह रखी रह जाए। तो दोस्तों, ये तो हो गया रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान बनाकर उसे एग्जीक्यूट करने के बारे में। लेकिन जब एक प्रॉपर्टी खरीद ली तो उसकी रीसेल वैल्यू बढ़ाने के लिए उसकी देखभाल भी जरूरी होती है, जिसके लिए अब हम कुछ सॉलिड स्ट्रेटजीज जानने वाले हैं। दोस्तों, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर देने से ही काम नहीं चलता है, उसकी देखभाल भी करनी पड़ती है और इसके लिए भी स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत होती है। टाइम के साथ प्रॉपर्टी की वैल्यू और फंक्शनैलिटी बनी रहे, इसके लिए जरूरी होता है कि प्लान बनाकर काम किया जाए। इसके लिए आपको एक बजट बनाने की भी जरूरत पड़ सकती है, जिससे प्रॉपर्टी की रेगुलर मेंटेनेंस और रिपेयर कराया जा सके। प्रॉपर्टी की वैल्यू बनी रहे, इसके लिए जरूरी होता है कि ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन जानकारी हासिल की जाए और सर्विस गैप्स और अपॉर्चुनिटीज को समझा जा सके, जिससे ज्यादा रेवेन्यू कमाया जा सके। इंडस्ट्री पब्लिकेशंस और ब्लॉग्स को जरूर पढ़ते रहना चाहिए, जिसमें ट्रेंड्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारियां दी जाती हैं। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप किस तरह से अपने बिजनेस के साथ ज्यादा से ज्यादा वर्चुअल हो सकते हैं और सारी चीजें ऑटोमेट हो जाएं। इसके लिए हमें प्रॉपर्टी मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी और इसके एडवांटेजेस के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। अल्टरनेटिव सर्विसेज, प्रॉपर्टीज और आउटसोर्सिंग के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर आपने रियल एस्टेट के जरिए रेंटल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट से आय का जरिया तैयार किया है तो कुछ खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए। वैसे तो किसी भी इंडिविजुअल के लिए रियल एस्टेट में पैसे लगाकर कमाने के लिए ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। हालांकि इसके लिए आपके पास प्रॉपर्टी के रिनोवेशन की स्किल्स तो होनी ही चाहिए। साथ ही साथ टेनेंट्स को मैनेज करने के लिए पेशेंस भी होना चाहिए। वैसे इस तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए सब्सटेंशियल कैपिटल की जरूरत होती है, जिससे मेंटेनेंस कराई जा सके और जिन महीनों में प्रॉपर्टी खाली रहे उस दौरान का खर्च निकाला जा सके। साथ ही हर महीने आपको प्रॉफिट का इंस्पेक्शन करना चाहिए, जिससे यूजेस रेट्स, अप्लायंसेस, डोर्स, HVAC इक्विपमेंट यानी हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग के लिए लगाई गई मशीनों के वियर एंड टियर को टेस्ट किया जा सके। हर 3 महीने पर आपको टेनेंट से फीडबैक लेना चाहिए कि उनका कंफर्ट लेवल क्या है और क्या वे रिलीज करना चाहेंगे। हर 6 महीने पर आपको अपनी रेंटल प्रॉपर्टी की मार्केट इवैल्यूएशन पता करते रहना चाहिए और वीक परफॉर्मर्स को बेचने पर भी विचार कर सकते हैं। इसके साथ ही दूसरी रेंटल प्रॉपर्टी अपॉर्चुनिटीज के बारे में रिसर्च करके उनकी मेरिट देखकर उनमें इन्वेस्ट करने के बारे में भी विचार करना चाहिए। इलाके में नए डेवलपमेंट्स, दूसरे लैंडलॉर्ड्स की एक्टिविटीज और लोकल गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स पर भी नजर रखनी चाहिए। दोस्तों, रेंटल प्रॉपर्टीज से रेगुलर इनकम तो होती ही है और इनकी कीमत भी टाइम के साथ बढ़ती रहती है। लिवरेज के जरिए कैपिटल भी मैक्सिमाइज होती रहती है। हालांकि इस तरह के इन्वेस्टमेंट में कई टैक्स डिडक्टिबल भी होते हैं तो कई अन्य एक्सपेंसेस भी करने पड़ते हैं। तो इससे भी निजात पाने का तरीका है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स यानी REIGs। ये ऐसे लोगों के लिए फायदेमंद है जो रेंटल रियल एस्टेट को ओन करना चाहते हैं पर इसकी देख रेख के लिए परेशान नहीं होना चाहते। पर REIGs में इन्वेस्ट करने के लिए कैपिटल क्यूशन और फाइनेंसिंग तक एक्सेस जरूरी होती है। दरअसल REIGs किसी स्मॉल म्यूचुअल फंड्स की तरह होते हैं जो रेंटल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं। किसी टिपिकल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ग्रुप में कोई कंपनी बाइज और बिल्ड्स अ सेट ऑफ किसी अपार्टमेंट के पूरे ब्लॉक के सेट या कॉन्डोज यानी कॉन्डोमिनियम को खरीद लेती है या खुद ही इसका निर्माण करा लेती है। कॉन्डोमिनियम या कॉन्डो वास्तव में किसी कॉम्प्लेक्स में एक रेजिडेंशियल यूनिट होती है, जैसी यूनिट को मिलाकर पूरा कॉम्प्लेक्स या बिल्डिंग बनी होती है।
सामान्य रूप से हम इसे फ्लैट कह सकते हैं। हालांकि कॉन्डो ओनर की यूनिट अलग होती है, पर उन्हें कुछ कॉमन स्पेसेस, एमिनिटीज और कुछ दूसरे रिसोर्सेज को शेयर करना पड़ता है। इसके बाद इन्वेस्टर्स को इन्हें कंपनी के जरिए संबंधित ग्रुप को ज्वाइन करने के खरीदने का मौका देती है। किसी सिंगल इन्वेस्टर के पास आमतौर पर लिविंग स्पेस की कोई एक या फिर मल्टीपल यूनिट्स होती हैं, जिनकी देखरेख उसे खुद ही करनी पड़ती है। पर इन्वेस्टमेंट ग्रुप को ऑपरेट करने वाली कंपनी कलेक्टिवली सभी यूनिट्स को मैनेज करती है, मेंटेनेंस को हैंडल करती है, वैकेंसीज के लिए एडवर्टाइज करती है और टेनेंट्स के साथ सारी बातचीत भी करती है। इसके बदले में कंपनी हर महीने के रेंट का कुछ परसेंटेज लेती है। किसी स्टैंडर्ड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ग्रुप की लीज इन्वेस्टर के नाम पर ही होती है। साथ ही इसमें ऐसी व्यवस्था की जाती है कि अगर आपके हिस्से की प्रॉपर्टी खाली भी हो तो भी आपकी कुछ न कुछ इनकम होती रहे। अब इसका सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि खुद प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ती और इनकम के साथ साथ एप्रिसिएशन भी होता रहता है। पर दूसरा पहलू ये है कि इसमें भी वैकेंसी का रिस्क तो रहता ही है, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी खाली पड़ी रहेगी तो इनकम काफी कम हो जाएगी। इसके लिए आपको म्यूचुअल फंड्स के बराबर फीस चुकानी पड़ सकती है। लेकिन दोस्तों, किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदकर उससे होने वाली इनकम पर नजर रखना ही काफी नहीं होता, बल्कि आप अपने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ा भी सकते हैं। पर कैसे? आइए जानते हैं अगले एपिसोड में। दोस्तों, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बाद रिटर्न्स और मैक्सिमाइज करने के लिए जरूरी होता है कि हम ऐसी अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करते रहें जिससे प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती रहे और इनकम होती रहे। जैसा कि हमने आपको रेंटल प्रॉपर्टी के बारे में भी बताया था कि प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ाने का एक तरीका है रेनोवेशंस और अपग्रेड्स, जिससे प्रॉपर्टी ज्यादा अट्रैक्टिव होने से पोटेंशियल बायर्स या रेंटर्स आपके पास आते हैं। दूसरे लैंडलॉर्ड्स के मुकाबले कॉम्पिटिटिव रेंटल रेट्स रखने से भी रेंटल इनकम को बढ़ाया जा सकता है। अलग अलग प्रॉपर्टीज या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करके भी इस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। इसके लिए जरूरी होता है कि अपने इन्वेस्टमेंट की रेगुलरली मॉनिटरिंग और रिव्यूइंग की जाए, जिससे इम्प्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। साथ ही साथ किसी फाइनेंशियल एडवाइजर या रियल एस्टेट प्रोफेशनल की हेल्प से वैल्यूएबल इंसाइट्स और एक्सपर्टीज मिल सकती है, जिससे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स को मैक्सिमाइज किया जा सकता है। हालांकि ये सारे उपाय तब काम आएंगे जब आप कुछ और बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो एक प्रॉपर बजट बनाने की जरूरत होगी, जिससे हर महीने आपके खर्च के बराबर मनी आपके पास बनी रहे। आपको इस बात को पूरी तरह से गांठ बांध लेनी चाहिए कि जो प्रॉपर्टी आप लेने जा रहे हैं वो आपकी प्रेजेंट नीड्स को पूरा करेगी और साथ ही आपके बजट में भी होगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि टाइम के साथ आपकी प्रॉपर्टी से रिटर्न बढ़ता रहे तो वो किसी ऐसी लोकेशन और लोकेलिटी में हो जो किराएदार या खरीदार को अच्छी लगे। यानी ऐसे लोकेशन और लोकेलिटी में ही प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें जो दिखने में भी अच्छा हो और जहां सारी सुविधाएं मौजूद हों। इसके लिए ये बेहतर होगा कि जिस लोकेशन का आप चुनाव कर रहे हैं वो आपकी सिटी से जुड़ी हुई प्राइम लोकेशन हो, बस प्राइस बहुत ज्यादा ना हो। लोकेशन का आपकी प्रॉपर्टी की रीसेल वैल्यू पर भी काफी असर होता है, इसलिए इसका चुनाव बहुत ही समझदारी से करना चाहिए। अगर आप रेंटल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो संबंधित एरिया के रेंटल रेट्स पर जरूर रिसर्च कर लें। रेंटल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिटर्न तभी मिलेगा जब रेंटल प्रॉपर्टी उस एरिया में हो जहां रेंट पर घरों की मांग ज्यादा हो या फिर काफी पॉपुलेटेड एरिया हो, जिससे घर की मांग हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज और बड़े ऑफिसों वाले इलाके में भी ऐसी प्रॉपर्टी की मांग रहती है जिसे रेंट पर दिया जा सके। इसमें कमर्शियल और रिहायशी दोनों तरह की प्रॉपर्टी हो सकती हैं। साथ ही साथ उस इलाके में रेंटल रेट्स के बारे में जरूर पता कर लें, जो आपको सही प्रॉपर्टी और लोकेशन को सिलेक्ट करने में मदद करेगा। इसके बाद आपकी इन्वेस्टेड रेंटल प्रॉपर्टी से रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने के लिए ये जरूरी है कि एक बार खरीदने के बाद उसे भूल ना जाएं। रेंटल प्रॉपर्टीज को अटेंशन की जरूरत होती है। दूसरे लैंडलॉर्ड्स के मुकाबले अगर आप अपनी प्रॉपर्टी के मेंटेनेंस का ज्यादा ध्यान रखते हैं और टेनेंट्स को आगे रखते हैं तो ज्यादा फिजिकल बेनिफिट्स ले सकते हैं। यही नहीं, अगर आपने किसी प्रॉपर्टी को रेंट पर दे रखा है और हायर रेंटल्स चाहते हैं तो एनालाइज करें कि क्या पुराने टेनेंट की जगह पर नए रखने से ज्यादा इनकम हो सकती है क्या। एक्सपर्ट मानते हैं कि एक ही टेनेंट्स को लंबे टाइम तक बनाए रखने से लैंडलॉर्ड्स के लिए किराया बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। रेंट एग्रीमेंट में हर साल जितना किराया बढ़ाने का जिक्र होता है उससे ज्यादा बढ़ाना आसान नहीं होता है। हालांकि यहाँ इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि अपनी प्रॉपर्टी को इस तरह से एडवर्टाइज करें कि कभी खाली न रहे और जैसे ही एक टेनेंट जाए दूसरा आ जाए।
इससे वैकेंसी पीरियड से बचा जा सकता है। इसके अलावा रिपेयर्स, इंटीरियर्स और कुछ नई सर्विसेज को छोड़कर भी प्रॉपर्टी की रेंटल वैल्यू बढ़ाई जा सकती है। ऐसे ही अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने के बाद बेचकर ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं तो गुड रीसेल वैल्यू का ध्यान रखना होगा। आमतौर पर प्रॉपर्टी बायर्स इस बारे में सोचते ही नहीं हैं, पर अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और खासकर प्रॉपर्टी बेचकर इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो रीसेल वैल्यू के बारे में रिसर्च जरूर कर लेनी चाहिए। ज्यादातर लोग प्राइम लोकेलिटी और प्रॉपर्टी के बजट को ही ध्यान में रखते हैं। अगर आप गलत प्रॉपर्टी या फिर गलत लोकेशन का चुनाव करेंगे तो संभव है कि फ्यूचर में आपकी प्रॉपर्टी की सेल प्राइस कम हो जाए या दूसरे के मुकाबले आपको कम कीमत मिले। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के बाद अच्छे रिटर्न के लिए ये जरूरी होता है कि आप एक्टिव रहें और मार्केट डायनेमिक्स पर नजर रखें। रियल एस्टेट मार्केट में टाइम पर होने वाले चेंजेस को एनालाइज करके आप अपनी स्ट्रेटेजीज को मॉडिफाई कर सकते हैं और ज्यादा रिटर्न्स हासिल कर सकते हैं। कम स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस वाले इलाके का चुनाव करना भी फायदे का सौदा हो सकता है। अगर आप ऐसी किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको अपनी लोकेशन के रेट और चार्जेस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी खास इलाके में कोई एक्स्ट्रा फीस या चार्ज तो नहीं लग रहा है। कम मेंटेनेंस चार्ज और कार पार्किंग वाली प्रॉपर्टी आपको बेहतर रिटर्न दिला सकती है। दोस्तों, ऐसे ही आप अपने रियल एस्टेट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई बनाकर भी रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो आइए जानते हैं अगले एपिसोड में। दोस्तों, हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो में अलग अलग प्रॉपर्टी का सिलेक्शन करने के बाद ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। दरअसल रियल एस्टेट एक ऐसा डिस्टिंक्ट एसेट क्लास है जिसके बारे में बहुत से एक्सपर्ट्स एग्री करते हैं कि इसे एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का हिस्सा होना ही चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि सामान्य तौर पर रियल एस्टेट सीधे सीधे स्टॉक्स, बॉन्ड्स या कमोडिटीज से क्लोजली कोरिलेट नहीं करते हैं। इसके अलावा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स के जरिए रेंट्स और मॉर्टगेज पेमेंट से भी इनकम हो सकती है, जबकि कैपिटल गेन की पोटेंशियल तो इसमें होती ही है। यहाँ आपको बता दें कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स दो तरह के होते हैं, एक है डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में हम पहले ही बहुत कुछ जान चुके हैं। यहाँ इतना फिर से जान लीजिए कि इसमें ऐसा होता है कि आप वास्तव में सीधे सीधे प्रॉपर्टीज के मालिक होते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। अब इनडायरेक्ट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स में हम पूल्ड व्हीकल्स यानी किसी और का इस्तेमाल करते हैं जो प्रॉपर्टीज के मालिक होते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, और उसमें हमारी भी हिस्सेदारी होती है, जैसे कि REITs और रियल एस्टेट क्राउड फंडिंग। इसलिए अगर आप अपने पोर्टफोलियो में अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट को शामिल करना चाहते हैं और उसके लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गोल्ड के बाद रियल एस्टेट ही सबसे अच्छा ऑप्शन बन सकता है। वैसे तो मार्केट के जानकार मानते हैं कि इसमें सीधे इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी में पैसा लगाना लॉन्ग टर्म के लिए फायदेमंद है, पर जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के कई ऑप्शन हैं। इसलिए हम सीधे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड खरीदकर प्रॉपर्टी में इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड्स, रीट और फ्रैक्शनल रियल एस्टेट के जरिए भी इस क्षेत्र में पैसे लगा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के तरीके बदलने के साथ अब किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए बड़ी पूंजी की जरूरत भी नहीं रह गई है। आपके पास जितनी पूंजी है उससे ही रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यही नहीं, सीधे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की बजाय इनडायरेक्ट तरीके से पैसे लगाकर अधिक लिक्विडिटी का भी फायदा पा सकते हैं। ये हो सकता है कि किसी टाइम पीरियड में हाउसिंग प्रॉपर्टी के किराए के रूप में कमाई कम हो, पर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी से आमदनी हमेशा ठीक बनी रहती है, पर इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए इनडायरेक्ट रूट का इस्तेमाल करना होगा। रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग को वैसे भी डायरेक्ट एसेट टाइप्स ही एक यूनिक इन्वेस्टमेंट बनाते हैं। इसमें आप सिंगल फैमिली होम से लेकर स्मॉल मल्टी फैमिली प्रॉपर्टीज और लार्ज अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस तक में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन चुन सकते हैं। इसके अलावा आप रिटेल, इंडस्ट्रियल, ऑफिस स्पेस, सेल्फ स्टोरेज जैसे दूसरे ऑप्शन में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन सभी एसेट टाइप्स के जरिए कमाई की जा सकती है। यही नहीं, डिफरेंट एसेट्स में इन्वेस्टिंग के जरिए आप इकोनॉमी में होने वाले ब्रॉडर माइक्रो चेंजेस का भी सामना कर सकते हैं और इनका आपकी इनकम पर कोई असर नहीं पड़ता है। दोस्तों, रियल एस्टेट को हाइपर लोकल माना जाता है,
जिसका मतलब है कि किसी एक सिटी में ये बूमिंग कर रहा होगा तो इसकी बगल वाली सिटी में इसे स्लो डाउन का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अलग अलग ज्योग्राफीज में रियल एस्टेट्स में इन्वेस्ट करके आप अलग अलग मार्केट्स में होने वाले अप्स और डाउन्स का सामना कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी सभी रियल एस्टेट होल्डिंग्स किसी एक मार्केट में है और उस मार्केट को स्लो डाउन का सामना करना पड़ता है तो आपका पूरा पोर्टफोलियो ही संकट में पड़ जाएगा। पर वहीं अगर आप अलग अलग शहरों जैसे कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई में इन्वेस्ट करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हर जगह स्लो डाउन हो और एक शहर में स्लो डाउन का मुकाबला दूसरे शहर की अच्छी स्थिति से किया जा सकता है। यहाँ ये भी जान लेना चाहिए कि अपने देश में रियल एस्टेट में कौन कौन से शहर बेहतर हैं। शुरुआत करते हैं चेन्नई से। इंडिया की सेफेस्ट सिटी में से एक चेन्नई में कोरोना महामारी के बाद साल 2022 में रियल एस्टेट में अच्छी इंक्रीज देखने को मिली है। टाइडल पार्क और आईटी पार्क करीब होने के कारण चेन्नई में कुछ ज्यादा ही हलचल रहती है। इसलिए इन्वेस्टर्स के लिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए एक्सपर्ट्स इसे एक अच्छी सिटी मानते हैं। कोलकाता को वैसे तो कोल्ड सिटी माना जाता है, लेकिन रियल एस्टेट के लिहाज से आज भी कुछ अच्छी सिटीज में से ये एक है। सबसे अच्छी बात ये है कि चेन्नई और कोलकाता को काफी स्टेबल मार्केट माना जाता है, यानी कि यहाँ कीमतों में ज्यादा बदलाव नहीं दिखता है। इसी तरह इंडिया की सिलिकॉन वैली यानी बैंगलोर को भला इग्नोर कैसे कर सकते हैं। व्हाइटफील्ड, मराठाहल्ली, सरजापुर रोड और इलेक्ट्रॉनिक सिटी के कारण ये रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन चुका है। हाल ही में की गई एक स्टडी की माने तो बैंगलोर सबसे किफायती रियल एस्टेट मार्केट है, जहां 77% से ज्यादा अंडर कंस्ट्रक्शन यूनिट्स 50 लाख रुपए से कम कीमत की हैं। वैसे भी ये मुंबई और दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर के बाद इन्वेस्टमेंट के लिए एनआरआई की पहली पसंद है। मुंबई हमेशा से आज भी देश का सबसे महंगा मार्केट बना हुआ है, जिसमें 29% से ज्यादा अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ रुपए के पार है। इससे रियल एस्टेट डेवलपर्स बड़ी परेशानी में हैं, क्योंकि बिक्री के आंकड़े कम हैं और नए लॉन्च प्रोजेक्ट्स के खरीदार कम हैं। मुंबई के बाद पुणे महाराष्ट्र की सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है और ये एक आईटी हब भी है, इसलिए पुणे इन्वेस्टर्स के लिए एक बेस्ट एरिया है। ठाणे को मुंबई की सैटेलाइट सिटी भी कहा जाता है और मुंबई से अच्छी कनेक्टिविटी भी है, इसलिए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स के लिए ये भी एक अच्छा एरिया है। नवी मुंबई भी मुंबई का एक पार्ट है, इसलिए ये भी एक बेस्ट रियल एस्टेट एरिया है। हैदराबाद सिटी में आईटी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डेवलप्ड हुई है और पिछले कुछ टाइम में अप्पा जंक्शन, गाछीबावली और कुकटपल्ली जैसे एरियाज ने रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स को अच्छा अट्रैक्ट किया है। इसी तरह हरियाणा का गुरुग्राम एक आईटी बूम है और ये उन एरिया में से एक है जहां रियल एस्टेट सबसे ज्यादा डेवलप्ड है। हरियाणा का ही एक और इंडस्ट्रियल सेंटर है रेवाड़ी। यहाँ ऑटोमोबाइल पार्ट्स, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल्स जैसे प्रोडक्ट्स को तैयार करने वाली कई यूनिट्स हैं जो एनसीआर को सप्लाई करती हैं। इससे इस सिटी की स्थिति काफी मजबूत बन जाती है। यूपी के नोएडा में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया होने के कारण और अच्छी सिटी के साथ लगने के कारण ये भी रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स को काफी अट्रैक्ट करता है। वहीं तमिलनाडु की सेकेंड लार्जेस्ट सिटी कोयम्बटूर ने पिछले कुछ वक्त में कुछ इंडस्ट्रियल ग्रोथ की है और रिटेल डेवलपमेंट भी बहुत हुआ है। यहाँ कुछ अच्छे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एरियाज अविनाशी रोड, त्रिची रोड, सरवनमपट्टी, रेस कोर्स, गनापैथी और वटावल्ली हैं। गुजरात के अहमदाबाद सिटी भी तेजी से बढ़ रही है। पॉपुलेशन में तेजी से ग्रोथ के साथ ही यहाँ कंस्ट्रक्शन में काफी तेजी देखने को मिली है। एक तरह से अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा मेट्रोपॉलिटन क्लस्टर के रूप में डेवलप हो रहा है। वहीं तेलंगाना का हैदराबाद पॉलिटिकल कारणों से कई सालों से स्थिर था, पर नई सरकार बनने के बाद अब हैदराबाद में विकास दिख रहा है। इस कारण हाल ही में गूगल जैसी कई मल्टीनेशनल कंपनियों ने यहाँ 10,000 से भी ज्यादा हेड काउंट प्रेमिसेस बनाने में इंटरेस्ट दिखाया है। इसलिए फ्यूचर में हैदराबाद में प्रॉपर्टी की कीमतें नए प्रोजेक्ट्स के आने के साथ बढ़ सकती हैं। केरल की कमर्शियल कैपिटल कोची में एक इम्पोर्टेंट डॉक होने के कारण ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेंटर के रूप में डेवलप हो रहा है। दूसरी ओर राजस्थान की कोटा सिटी टेक्नोलॉजी और मेडिकल की पढ़ाई करने की चाह रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए कोचिंग का सबसे बड़ा सेंटर है। यहाँ पानी और बिजली की अच्छी सप्लाई के साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी दिख रहा है। वैसे भी अब कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों की जगह पटना, लखनऊ, इंदौर जैसे टियर 2 और टियर 3 शहरों में नई रेजिडेंशियल यूनिट्स यानी आवासीय इकाइयों में ज्यादा बढ़ोतरी देखी जा रही है, क्योंकि बड़े शहर अब स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखकर अगर थोड़ी सी समझदारी से इन्वेस्ट किया जाए तो रियल एस्टेट सेक्टर आपको सोने से भी ज्यादा रिटर्न दिला सकता है। ये हवा में कही गई बात नहीं है। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके मल्टी मिलियनियर भी बना जा सकता है। अगर आपको भरोसा नहीं है
तो ग्रोहे हुरुन इंडिया रियल एस्टेट रिच लिस्ट 2022 को एक बार देख लें। इसमें प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन 31 दिसंबर 2021 तक की गई है। इसके मुताबिक डीएलएफ के चेयरमैन राजीव सिंह देश के सबसे अमीर रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर हैं और लिस्ट के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 61,220 करोड़ रुपए है। उनके बाद माइक्रोटेक डेवलपर्स के एमपी लोढ़ा और उनके परिवार का नाम आता है। लोढ़ा परिवार 52,970 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के साथ इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर है। इस लिस्ट के मुताबिक चंद्रू रहेजा और के रहेजा की फैमिली 26,290 करोड़ रुपए की संपत्तियों के साथ तीसरे स्थान पर हैं, जबकि एम्बेसी ग्रुप के जितेंद्र विरवानी चौथे स्थान पर हैं। उनकी कुल संपत्ति इस लिस्ट में 23,620 करोड़ रुपए बताई गई है। मार्केट एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि रियल एस्टेट ही एग्रीकल्चर के बाद दूसरा सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है और अगले एक डिकेड यानी दशक में इसके 30% से भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। ये भी उम्मीद की जाती है कि ये लंबे और छोटे दोनों तरह के टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए एनआरआई इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगा। इसके अलावा आजकल तो रेंट पर रहने के बजाय लोग अपने घरों का मालिक होना ज्यादा पसंद करते हैं। इस बदलते रवैये के कारण भी इस सेक्टर में पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। कमर्शियल डेवलपमेंट भी गति पकड़ रहा है क्योंकि इकोनॉमी अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर या इसे ऐसे कहें कि अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेल्स से ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेल्स की ओर ट्रांसफर हो रही है और मल्टीनेशनल कंपनियां भी इंडिया में अपने ऑफिस खोलने में लगातार इंटरेस्ट दिखा रही हैं। इसलिए ये सेक्टर भी आगे चलकर फायदा दे सकता है। दोस्तों, अब तक हमने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, पर अब भी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिनके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि टैक्स से जुड़ी इन्फॉर्मेशन। इसकी जानकारी के बिना रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आइए जानते हैं अगले एपिसोड में। दोस्तों, इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदने के दौरान ही नहीं, बाद में भी कई तरह के टैक्स देने का सामना करना पड़ता है। प्रॉपर्टी खरीदते समय ही स्टैंप ड्यूटी चुकानी होती है, जिसके बारे में हम बीते एपिसोड में जान चुके हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स और इनकम टैक्स भी देना होता है। हालांकि इन सब के बीच प्रॉपर्टी ओनर्स अलग अलग टैक्स डिडक्शंस के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं, जैसे कि होम लोन इंटरेस्ट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस और प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट्स पर डिडक्शंस मिल सकते हैं। इसलिए ये सभी प्रॉपर्टी ओनर्स के लिए जरूरी होता है कि टैक्स ऑब्लिगेशंस को समझें, जिसके लिए आप कुकू एफएम का शो टैक्स बेनिफिट्स ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग भी सुन सकते हैं। दोस्तों, अगर आप टैक्स का भुगतान करने में फेल होते हैं तो पेनल्टीज और फाइन्स का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा टैक्स लॉज और रिक्वायरमेंट्स के प्रति अप टू डेट रहना चाहिए। इंडिया में प्रॉपर्टी टैक्स हमेशा म्युनिसिपल अथॉरिटीज की ओर से रियल एस्टेट पर लगाया जाता है। ये प्रॉपर्टी की वैल्यू पर आधारित होता है। प्रॉपर्टी टैक्स का रेट और वैल्यूएशन का तरीका हर म्युनिसिपल अथॉरिटी का अलग अलग होता है। प्रॉपर्टी टैक्स को ही कई बार हाउस टैक्स भी कहा जाता है, जिसे म्युनिसिपल अथॉरिटीज जैसे पंचायत, म्युनिसिपैलिटी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वसूलते हैं। इससे एरिया की लोकल सिविक एमिनिटीज जैसे रोड, सीवेज सिस्टम, लाइटिंग, पार्क और दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज का मेंटेनेंस किया जाता है। आमतौर पर ये सभी रियल एस्टेट जिनमें बिल्डिंग्स, रेसिडेंशियल या कमर्शियल, अटैच्ड लैंड और किसी जमीन पर किए गए इम्प्रूवमेंट्स पर लगाया जाता है। खाली प्लॉट्स जिससे जुड़ी कोई बिल्डिंग नहीं होती, उस पर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगता है। इसके अलावा किसी प्रॉपर्टी के लीगल ओनर को उस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम पर भी टैक्स देना होता है। सेल्फ ऑक्युपाइड और रेंटल प्रॉपर्टी को हाउस प्रॉपर्टी से इनकम का सोर्स माना जाता है। हाउस प्रॉपर्टी पर इनकम टैक्स के लिए हाउस प्रॉपर्टी के ओनर को एसएससी होना चाहिए, यानी उसी के नाम पर टैक्स का कैलकुलेशन और पेमेंट होना चाहिए। प्रॉपर्टी किसी बिल्डिंग, हाउस और या लैंड के रूप में होनी चाहिए। प्रॉपर्टी का इस्तेमाल बिजनेस या किसी और प्रोफेशन के अलावा किसी भी अन्य पर्पस के लिए किया जा सकता है। प्रॉपर्टी टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए 3 तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पहला है यूनिट एरिया वैल्यू सिस्टम या यूएएस। इससे कैलकुलेशन किसी विशेष प्रॉपर्टी के बिल्टअप एरिया के प्रति यूनिट कीमत के आधार पर किया जाता है। बिल्टअप एरिया का प्रति स्क्वायर फुट टैक्स स्लैब उस प्रॉपर्टी की बाजार कीमत के आधार पर निर्धारित किया जाता है। कोलकाता, पटना, बेंगलुरु के साथ ही साथ दिल्ली में प्रॉपर्टी टैक्स के कैलकुलेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद रेटेबल वैल्यू सिस्टम या आरवीएस किसी खास प्रॉपर्टी के एनुअल रेंटल वैल्यू के आधार पर प्रॉपर्टी टैक्स का कैलकुलेशन करता है। यह टैक्स म्युनिसिपल अथॉरिटीज द्वारा साइज, प्लेस, प्रॉपर्टी की स्थिति, सुविधाओं के आधार पर निर्धारित किया जाता है। यह सिस्टम हैदराबाद और चेन्नई की म्युनिसिपल अथॉरिटीज में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा
कैपिटल वैल्यू सिस्टम का भी इस्तेमाल प्रॉपर्टी टैक्स के कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। प्रॉपर्टी के कुल मार्केट वैल्यू के आधार पर कैपिटल वैल्यू सिस्टम का कैलकुलेशन किया जाता है। ये रेट हर साल रिवाइज करके पब्लिश की जाती है, जो मुंबई जैसे शहरों में लागू होती है। दोस्तों, हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम पर टैक्सेशन के लिए इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 22 से 27 का इस्तेमाल किया जाता है। सेक्शन 22 के जरिए पता चलता है कि हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली कितनी इनकम टैक्सेबल है। सेक्शन 23 से प्रॉपर्टी के एनुअल वैल्यू का डिटर्मिनेशन होता है। सेक्शन 24 में हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम में डिडक्शन को अलाउ किया जाता है। सेक्शन 25 से उस एस्पेक्ट या अमाउंट का पता चलता है जो हाउस प्रॉपर्टी से हुई इनकम से डिडक्टेबल नहीं है। सेक्शन 25 ए वास्तव में अनरियलाइज्ड रेंट से जुड़ा हुआ, जो सब्सिक्वेंटली 1/4/2001 के बाद रियलाइज हुआ है। सेक्शन 25 में रेंट के एरियर्स, सेक्शन 26 में को ओनर्स की प्रॉपर्टी का जिक्र है। सेक्शन 27 में हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम पर टैक्सिंग के लिए डीम्ड ओनरशिप सिचुएशन से डील किया जाता है। तो दोस्तों, अब हमने रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग, इसके तरीकों और इससे होने वाली इनकम के साथ ही इन पर लगने वाले टैक्स के बारे में जान लिया है। पर क्या आप जानते हैं कि रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग के सामने कई चुनौतियां भी हैं? तो कैसे इन चुनौतियों का सामना करके सक्सेस हासिल की जा सकती है, आइए जानते हैं अगले एपिसोड में। दोस्तों, एक और जहां इंडिया में रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग एक तरह से पैसिव इनकम के लिए ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी है, तो इसके सामने कई चैलेंजेस और रिस्क्स भी हैं। वैसे भी इन्वेस्टमेंट कोई भी हो, सबके साथ कुछ न कुछ डिसएडवांटेजेस जुड़े ही होते हैं। यहाँ तक कि अपने देश में बैंक में रखे पैसे भी पूरी तरह से सेफ नहीं होते हैं, क्योंकि बैंक अगर डूबता है तो आपको अपना पूरा पैसा मिल ही जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। सिर्फ 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस होता है, जो बैंक डूबने की स्थिति में आपको मिल सकता है। वो भी हाल ही में कानून में किए गए बदलाव के बाद पॉसिबल हुआ है। इससे पहले तो ये रकम केवल 1 लाख रुपए ही थी, इसलिए रिस्क तो सभी जगह है और प्रॉफिट का भी यही हाल है। फिर जब आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो ये तुरंत जान लेना कि प्रॉफिट बनाने के लिए क्या जरूरी है, थोड़ा मुश्किल होता है। कई तरह के इन्वेस्टमेंट्स में एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स और कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स पर भरोसा करना होता है, जिन्हें ये समझना खास तौर से मुश्किल होता है। जहाँ तक बात रियल एस्टेट की है, तो इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री शामिल होती है और ज्यादातर लोग किसी न किसी रूप में इससे फैमिलियर होते हैं। इसलिए मैथमेटिशियंस द्वारा तैयार किए गए कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट्स के मुकाबले रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट को समझना थोड़ा आसान हो जाता है। वैसे इस एरिया में सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि कुछ रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए हाई अपफ्रंट कॉस्ट ही बैरियर बन जाता है। इसलिए इन्वेस्टर को इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत होती है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में कितना पैसा जा रहा है। अगर वो पूरी डील कैश में नहीं कर रहा है तो उसके पास इस बात की एबिलिटी होनी चाहिए कि डाउन पेमेंट कर सके और फाइनेंसिंग करवा सके। रियल एस्टेट मार्केट वैसे भी इनएफिशिएंसीज से भरी होती है। इसमें इंडिविजुअल प्रॉपर्टी की वैल्यूज और अलग अलग मार्केट्स की स्ट्रेंथ में किसी तरह की ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। वैसे रियल एस्टेट उतना लिक्विड नहीं होता है, इसलिए आप इस बात पर भरोसा नहीं कर सकते हैं कि आपकी अपॉर्चुनिटीज आपकी अपनी जरूरत के मुताबिक इमीडिएटली बिक ही जाएंगी। इसी तरह रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए दूसरे चैलेंजेस ये होते हैं कि इसमें प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में भी काफी खर्च करना पड़ता है और रिपेयर्स और मेंटेनेंस में काफी वक्त भी लगता है। ये काफी एक्सपेंसिव और इलिक्विड होता है। किसी इन्वेस्टर को रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का जो चैलेंज सबसे ज्यादा परेशान करता है वो है इसकी हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जिसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। इसके बावजूद एप्रिसिएशन की कोई गारंटी नहीं होती है। ये भी एक रिस्क है कि रियल एस्टेट में परचेजिंग के लिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स ज्यादा होती हैं। ऐसे में रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर सकती हैं और इससे आपके लिए ज्यादा प्रॉफिट बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इससे भी आगे की बात यह है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग में फाइनेंशियल और लीगल एबिलिटी का ध्यान रखना पड़ता है। इसके सभी चैलेंजेस पर लायबिलिटी भारी पड़ती है और ये लायबिलिटी कोई रियल एस्टेट इन्वेस्टर तब उठाता है जब वो किसी प्रॉपर्टी की परचेजिंग, फाइनेंसिंग, रिहैबिंग, लीजिंग, मैनेजिंग और मेंटेनिंग में शामिल होता है। भले ही प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के जरिए हो, फिर भी बिजनेस में कुछ पर्सनल गारंटीज जुड़ी होती हैं, जिससे कंपनी द्वारा गारंटी की गई इनकम और प्रॉफिट्स पर रिस्क बना ही रहता है। दोस्तों, रियल एस्टेट के मामले में ज्यादातर लोग जिस चीज का सबसे ज्यादा रिस्क लेते हैं वो है रिसर्च। इसे ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं, जबकि रियल एस्टेट में भी रिसर्च की बहुत जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि आप कैजुअली उठे और जाकर कुछ भी खरीद लिया और इसके बाद इमीडिएट रिजल्ट्स और रिटर्न्स की उम्मीद करने लगे। रियल एस्टेट कोई ऐसा एसेट भी नहीं है
जिसे आसानी से लिक्विडेटेड किया जा सके या जिसे जल्दी से कैश कराया जा सके। होम फ्लिपर्स या फिर रेंटल प्रॉपर्टीज को ओन करने वालों के सामने एक रिस्क ये होता है कि कई बार चाहते हुए भी आप रिपेयर्स नहीं करा पाते हैं या फिर रेंटल्स को मैनेज नहीं कर पाते। एक इन्वेस्टर के रूप में आपको रिपेयर्स और रिनोवेशंस के लिए किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर करना पड़ सकता है और रेंटल को मैनेज करने के लिए प्रॉपर्टी मैनेजर की जरूरत पड़ सकती है। इससे आपकी इनकम में कमी आती है पर टाइम जरूर बच जाता है। इन सबको ध्यान में रखते हुए कोई प्रॉपर्टी ढूंढने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा जान लेना कि आप क्या चाहते हैं और कितना खर्च करना चाहते हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि अपना बजट बनाकर ही आगे बढ़ें और जैसा कि हम पहले जान चुके हैं कि अपनी पसंद की सही प्रॉपर्टी चुनने के लिए मार्केट की रिसर्च करें। ऐसे ही प्रॉपर्टी के लोकेशन और कंडीशन भी बहुत मायने रखती है। सही प्रॉपर्टी दिलाने में रियल एस्टेट एजेंट या ब्रोकर आपकी हेल्प कर सकते हैं, पर इन सब के साथ ही ध्यान रखना होगा कि जल्दबाजी में कोई भी कदम न उठाएं। समय लेकर अपने सभी ऑप्शंस पर थॉरोली रिसर्च करें और किसी भी तरह का डिसीजन लेने से पहले सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखें। इसके बाद आप प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना लें और फाइनल डिसीजन ले लें। तब भी कोई जल्दबाजी न करें, बल्कि हर वक्त नेगोशिएट करने के लिए तैयार रहें। किसी भी प्रॉपर्टी की प्राइस को नेगोशिएट करने से बिल्कुल भी न डरें। अगर आपको लगता है कि प्रॉपर्टी सही है पर इसका प्राइस बहुत ज्यादा है तो नेगोशिएट करें। जब प्रॉपर्टी की कीमत आपके बजट में आ जाए तभी आगे बढ़ें। कोशिश करें कि अपने बजट के बाहर जाकर प्रॉपर्टी न खरीदें तो ही बेहतर होगा। यही नहीं, नेगोशिएट करने में भी एक अच्छा रियल एस्टेट एजेंट या ब्रोकर आपकी हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी और अब आप इसी के अनुसार रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे।